23 अगस्त 1992 मुल्तान के शहर में एक शादी का घर सजा हुआ था। शादी का दुल्हा इरशाद बेग अपनी नए नवेली दुल्हन ज़ैनब को बहुत अरमानों के साथ ब्याह कर ले जाता है। शादी के अगले साल ही उनके घर एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो सोनिया रखते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। जब सोनिया 6 साल की होती है तो इरशाद बेग एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाता है और आखिरकार 24 जनवरी 1997 को उसकी मौत हो जाती है। अब ज़ैनब अकेली हो जाती है, एक छोटी बेटी के साथ, एक टूटे दिल के साथ। साल 1998 में ज़ैनब अपने भाई अल्लाह रखा के कहने पर 6 साल की सोनिया को लेकर कराची आ जाती है। बिल आखिर एक बंगले में काम करते वक्त उसकी मुलाकात अहमद अब्बास से होती है। 42 साल का यह शख्स जो आर्मी से भागा हुआ था अब इसी घर में चौकीदार की नौकरी कर रहा था। कुछ ही अरसे में इन दोनों के बीच ताल्लुकात बढ़ जाते हैं और इसी साल ज़ैनब और अहमद अब्बास शादी कर लेते हैं। और यहाँ एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो अहमद की रूह को आसमानों पर, उसके जिस्म को पतीलों पर और ज़ैनब को सलाखों के पीछे छोड़ देती है। शादी के फौरन बाद ही अहमद ज़ैनब और सोनिया को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। ये एक किराए का मकान था। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अहमद की कारकर्दगी का ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। ज़ैनब नोटिस करती है कि अहमद का रवैया कुछ अलग सा है। सुस्ती और काहिली के अलावा बात बात पर गुस्सा करना और काम पर ना जाने का बहाना ढूंढना अहमद का मामूल बन गया था। इन सब के बीच में सोनिया अब 16 साल की हो गई थी। वो अपने मैट्रिक के इम्तिहानों की तैयारी में लगी हुई थी और एक रात देर तक पढ़ाई करते करते वो सो गई। उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई इंसान आके बैठ गया है। वो अचानक चौंक कर उठी तो देखा कि वो कोई और नहीं, उसका सौतेला बाप अहमद था। सोनिया ने डर कर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करवा दिया। इसी बीच ज़ैनब की आंख खुलती है। ये मंजर देखकर वो अहमद पर बरस पड़ती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन ये एक छोटी सी जीत थी जो जल्द ही बड़े हादसे में बदल जाने वाली थी। 2 दिन के बाद अहमद शराब के नशे में धुत होकर घर वापस आता है। इस बार वो ना सिर्फ ज़ैनब पर हावी होता है बल्कि सोनिया पर भी अपना हाथ खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, अहमद नशे की लत में पड़ गया था और ना सिर्फ शराब बल्कि वो हर किस्म का नशा कर रहा था। घर के माली हालात बहुत तंग थे जिसकी वजह से ज़ैनब के दोनों भांजे रजब और ज़हीर ज़ैनब और सोनिया के नज़दीक होते जा रहे थे और ये बात अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। आए दिन इस घर में लड़ाई होती, झगड़े होते और इसी शोर शराबे की वजह से एक दिन मकान मालिक ने उन्हें घर छोड़ने को कह दिया। 8 अगस्त 2011 ज़ैनब कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दूसरा मकान ढूंढ लेती है, यानी MC 493 का फर्स्ट फ्लोर। घर बदल जाता है मगर अहमद नहीं बदलता। रातों को घर से बाहर रहना, नशे करना, ज़ैनब को मारना पीटना, सोनिया को हरास करना और इन दोनों माँ बेटी पर रजब और ज़हीर के साथ ताल्लुकात होने का इल्ज़ाम लगाना, ये अहमद का रोज़ का काम बनता जा रहा था। मगर ये समझ लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब और सोनिया की ज़िंदगी में अहमद की वजह से घुटन बढ़ती जा रही थी। ये घुटन एक दिन फटने वाली थी और वो दिन जल्द ही आ गया। 23 नवंबर 2011 ज़ैनब और अहमद की शादी को 5 साल हो चुके थे। इसी रात अहमद नशे में धुत होकर घर आता है और सोनिया से कहता है कि आज वो उसके साथ सोएगी। इसी बात पर इन तीनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और अहमद बदस्तूर ज़ैनब और सोनिया को मार पीट कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। लेकिन ज़ैनब के दिल में अब एक शैतानी खौफनाक सोच जाग चुकी थी। 24 नवंबर 2011 ज़ैनब महसूस कर लेती है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। वो कहती है कि अब उसे इल्म हो गया था कि अहमद अब ना सिर्फ सोनिया की इज्जत को पामाल करेगा बल्कि शायद मज़ाहिमत करने पर वो इन दोनों को जान से मार देगा, क्योंकि अहमद के पास हमेशा एक अदद पिस्टल भी हुआ करता था। वो हमेशा कहा करता था कि ये पिस्टल उसे अपनी गार्ड की नौकरी की वजह से मिली है। मगर पुलिस के मुताबिक अहमद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कुछ ठीक नहीं था। 1990s में छोटी चोरियों की वारदात और आर्मी से भागने के इल्जाम उस पर लग चुके थे। गुज़िश्ता रात से ही ज़ैनब के दिमाग में शैतानी मंसूबे चल रहे थे। वो सोनिया को अपने मामू के घर जाने को कहती है और अहमद के उठने पर उसे बताती है कि रात गए होने वाली लड़ाई की वजह से सोनिया घर से भाग गई है। अहमद सटपटा जाता है और गुस्से से पैर पटकता हुआ सीधा अल्लाह रखा के घर पहुंचता है। वहां सोनिया को रजब और ज़हीर के साथ देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। अहमद सोनिया को बालों से पकड़कर घर से निकालता है और उसे पीटता हुआ अपने घर लेके आता है और एक जंजीर से उसका पाँव बांधकर उस पर ताला लगा देता है। अहमद उस ताले की
चाबी अपने नाड़े के साथ बांध लेता है और बाहर जाकर सोनिया के लिए कुछ दवाइयां लेकर आता है। जैनब के पूछने पर अहमद उसे बताता है कि कौन सी दवाई दर्द की है और कौन सी दवाई नींद की है। जैनब बहुत ही चालाकी से नींद की दवाइयां अलग कर लेती है और उसे चाय में पीसकर अहमद को पिला देती है। अहमद चाय पीता हुआ कुछ देर तक टहलता रहता है और बेचैनी के आलम में अपना सर पकड़कर लेट जाता है। जैनब उसी गोली का रैपर लेकर मेडिकल स्टोर जाती है और इस बार वो 11 नींद की गोलियां लेकर आती है और अहमद को नाश्ते के साथ दाल में पीसकर उसे खिला देती है। अब अहमद एक चारपाई पे बेसुध सो जाता है और इसी दौरान जैनब रजब और जहीर को कॉल करके बुला लेती है। जहीर अहमद के नारे से चाबी निकालकर सोनिया की जंजीर खोलता है और जैनब रजब के साथ किचन में जाकर कुछ बातचीत करने लगती है। जैनब सोनिया को वापस अपने मामू के घर भेज देती है। जब सोनिया चली जाती है तब जैनब जहीर और रजब को बताती है कि अहमद उनकी जात का नहीं है, इसी वजह से वो उन पर जुल्म करता है, नशा करता है और सोनिया पर बुरी नजर भी रखता है। जैनब कहती है कि अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हम मिलकर अहमद को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। रजब और जहीर जैनब के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और तीनों मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं। सोए हुए अहमद को सबसे पहले जहीर चेक करता है, उसके बाद उसी जंजीर को उसके गले पर बांध देता है। एक तरफ से जैनब उस जंजीर को पकड़ती है और दूसरी तरफ से रजब और जहीर जोर लगाते हैं। अहमद के गले से खांसी और दम घुटने की आवाज निकलना शुरू हो जाती है। वो अपने पैरों को पटकने लगता है और ये तीनों मिलकर जंजीर को कसने लगते हैं, यहाँ तक कि अहमद का जिस्म बेजान हो जाता है। अहमद की रूह तो परवाज कर जाती है लेकिन उसका जिस्म अभी भी वहीं पड़ा होता है। तो बेहतर मंसूबा बनाने के लिए ये अहमद की लाश को वहां छोड़कर घर में ताला लगाते हैं और रजब के घर चले जाते हैं। रात के किसी पहर ये तीनों दबे पांव वापस जैनब के घर आते हैं। रजब और जैनब घर के अंदर दाखिल होते हैं और जहीर बाहर से ताला लगाकर खिड़की से अंदर कूद जाता है ताकि बाहर किसी को पता ना लगे कि घर के अंदर कोई मौजूद है। पहले इनका ये प्लान था कि अहमद की लाश को जहीर एक कार्टन बॉक्स में बांध करके ट्रेन में हैदराबाद ले जाएगा और रास्ते में किसी भी स्टेशन पर उतरकर किसी वीरान जगह पर फेंक देगा। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें इतना बड़ा मजबूत कार्टन बॉक्स नहीं मिल पाता। आखिरकार रजब के कहने पर जैनब बाजार जाती है। कसाई के काम वाले एक बड़ा चापर, एक तेजदार बड़ी छुरी और एक गैस का चूल्हा खरीद कर लाती है। अब इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके लिए मैं आपको प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि अगर आप 18 साल से ज़्यादा की उम्र के नहीं हैं या अगर आपका दिल कमज़ोर है तो वीडियो को 40 सेकंड आगे कर लें। ये तीनों मिलकर अहमद की लाश को घसीटते हुए किचन की तरफ लेके आते हैं। जैनब उसके सर को बालों से पकड़ती है और रजब तेजदार छुरी से सबसे पहले उसका सर धड़ से अलग करके एक संदूक में रख देता है। जहीर अहमद के हाथों को पकड़ता है और रजब उस बड़े से चापर से एक ही बार में एक एक करके अहमद के दोनों हाथ काटता है। जैनब इन दोनों हाथों की हड्डियों को घुमा घुमा कर बॉडी से अलग कर देती है और जहीर इन हाथों के छोटे छोटे टुकड़े करने बैठ जाता है। जहां एक तरफ रजब अहमद की बॉडी के दूसरे हिस्सों को अलग करना शुरू करता है तो जैनब बड़े ही तहम्मुल के साथ बाल्टी में पानी लेकर फर्श की सफाई करने लग जाती है। कुल मिलाकर अहमद की लाश को 62 छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। पहले ये तीनों इस बात पर गौर करते हैं कि इन टुकड़ों को अलग अलग शॉपर्स में भरकर एक कचरा कुंडी में फेंक दिया जाए, लेकिन जाहिर है ये इंसानी जिस्म के टुकड़े थे जिनमें हाथों की उंगलियां, बाजू, पांव और एक सर भी था। जैनब चूल्हा चढ़ाती है, एक बड़ा सा पतीला रखकर उसमें पानी डालती है और ये तीनों मिलकर अहमद की लाश के आधे टुकड़ों को पतीले में डाल देते हैं। रजब कहता है कि अब इसमें हल्दी डाल दो और जब ये खूब उबल जाएगा तब हम इसे फेंक कर आएंगे ताकि ऐसा लगे जैसे कोई गोश्त का सालन खराब हो गया हो। लेकिन जाहिर है ये इंसानी लाश के टुकड़े थे। तो जैसे ही गोश्त उबलना शुरू हुआ उसने एक शदीद किस्म की बदबू छोड़ना शुरू कर दी। एक ऐसी गंदी बदबू जो ना सिर्फ इस घर में फैल रही थी बल्कि घर से बाहर अब मोहल्ले तक में महसूस की जा सकती थी। जैसे ही ये बदबू तेजी से बढ़ने लगी रजब को एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा और इतने में दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। अब इस घर का दरवाजा तेजी से पीटा जाने लगा। जैनब दरवाजे की तरफ गई और रजब खिड़की की जानिब भागा और खिड़की से कूदकर फरार हो गया। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि इसी मालिक मकान की बीवी थी जिन्हें पहले तो जैनब कहती रही कि उसके पास चाबी नहीं है, लेकिन फिर उसने अंदर का दरवाजा खोलकर उन्हें चाबी दी और कहा आपको इतनी जल्दी क्या है, मैं किचन में कोरमा बना रही हूँ।
साथ ही जैनब उसके सामने इस तरह से खड़ी हो गई जैसे वो उन्हें घर के अंदर देखने से रोक रही हो। ये बात मालिक मकान की अहलिया को हजम नहीं हुई। वो मुंह पर हाथ रखते हुए नीचे आई और तमाम कहानी अपने दामाद को सुनाई। इधर आई तो यहाँ से बदबू, मैंने कहा पता नहीं कोई चूहा मरा पड़ा है, क्या हुआ। अच्छा, तो कोई नजर नहीं आई। यहाँ से बदबू आ रही थी, बड़ी जबरदस्त बदबू आ रही गंदी गंदी इतने गले को पड़ रही थी। वो समझ गया कि पतीले में जरूर कुछ काला है। उसने फौरन 15 को कॉल लगाई और साथ ही मोहल्ले के कुछ लड़कों को भी आगाह कर दिया। जल्द ही ये तमाम 8 लड़के जैनब के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। जल्द ही शाह फैसल टाउन थाने की पेट्रोलिंग मोबाइल भी वहां पहुंच गई और दरवाजा खुलते ही पुलिस से पहले आवाम उनके घर में घुस गई। अब जो मंजर सबने देखा ये एक ऐसा मंजर था जिसे शायद किसी ने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। फर्श पर बिखरे हुए इंसानी लाश के आज़ा, खून के निशानात, खून से रंगा हुआ चापर और छुरी और चूल्हे पे उबलता हुआ एक ऐसा सालन जिसमें इंसानी उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं। ये मंजर देखकर ना सिर्फ अवाम बल्कि शाह फैसल थाने के SHO नदीम बेग का सर भी चकरा कर रह गया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, जैनब ने खुद कहा, मैंने अपने शौहर को काट दिया है। ये उसी का गोश्त है जिसे मैं उबाल रही थी। आप मुझे यहाँ से ले जाइए। SHO नदीम बेग कहते हैं कि उन्होंने जैनब को अवाम से बचाकर वहां से निकाला और पुलिस मोबाइल में बिठाया। साथ ही जहीर को भी हिरासत में ले लिया गया जो अब तक चारपाई पर टांग रखे लेटा हुआ था। चीपा की एम्बुलेंस मौके वारदात पर पहुंच गई थी जिसने संदूक में रखे गए अहमद के सर समेत उस बड़े से पतीले और अहमद की लाश के मुख्तलिफ टुकड़ों को चीपा एम्बुलेंस में रखा। इस कहानी ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया और हर किसी के दिमाग में बहुत से सवाल पैदा हो रहे थे। जब जैनब और जहीर को प्रेस के सामने पेश किया गया तो दोनों ही के चेहरों पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उन्होंने ना सिर्फ एक इंसान का कत्ल किया था बल्कि बेरहमी से उसकी लाश के 62 टुकड़े करके उन्हें पकाने की भी कोशिश की थी। लेकिन जब एक सहाफ़ी ने उसकी बेटी सोनिया के मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया तो जैनब की आंखें आंसुओं से छलक गईं। यही सवाल तो हम भी करना चाहते हैं कि जिस बेटी की इज्जत और आबरू को जैनब उसके सौतेले बाप से बचा रही थी, अब कोर्ट से उम्र कैद की सजा पाने के बाद 17 साल की सोनिया की हिफाजत कौन करेगा। नशा तो है ही एक लानत और कराची में जिस तरीके से ये ड्रग माफियाज काम कर रहे हैं इस पर तो हमने एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि नशे के मरीजों का सिर्फ यही हल है और क्या आप जैनब के इस ब्रूटल इंतकाम को सपोर्ट करते हैं? अपना जवाब हमें कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। SP शाह फैसल टाउन वकार मलान कहते हैं, सज़ा तो कानून के मुताबिक ज़ाहिर इनको मिलेगी। अगर अनऑफिशियली सज़ा मुझसे पूछेंगी तो मैं तो कहूँगा कि इनको पाकिस्तान में इनके इतने पीसेस किए जाएं खंभों पे लटका के और पूरे पाकिस्तान की आवाम और कौम देखे। लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो कानून ने जैनब और जहीर को उम्र कैद की सजा तो जरूर सुनाई थी, लेकिन जैनब और जहीर दोनों को ही 11 साल कैद की सजा के बाद आखिरकार 2 दिसंबर 2022 को रिहा कर दिया गया, जबकि इस केस का एक और मुजरिम रजब अभी भी लापता है। क्या अदालत का फैसला ठीक था या क्या जैनब का फैसला ठीक था? अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।